छोटू जल्दी हाथ चला भाई, आज मेरी गुड़िया पीहू का 7वां जन्मदिन है। वादा किया है उससे कि इस बार शहर का सबसे बड़ा चॉकलेट केक लेकर आऊंगा। रघु ने खुशी खुशी अपने मैले कुर्ते की आस्तीन समेटते हुए कहा। छोटू ने मुस्कुराकर टैंकर का टायर चेक करते हुए जवाब दिया। हाँ उस्ताद, पीहू दीदी तो सुबह से दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठी होंगी। भाभी का भी 3 बार फोन आ चुका है। दोनों जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी। कहाँ की तैयारी हो रही है रघु? सामने उनके ट्रांसपोर्ट का मालिक लाला धनीराम खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। मालिक, छुट्टी का वक्त हो गया है। आज बिटिया का जन्मदिन है तो बस घर निकलने ही वाला था। रघु ने हाथ जोड़कर कहा। लाला धनीराम ने जेब से गुटखा निकालते हुए थूका और बोला, जन्मदिन हर साल आता है रघु। अभी के अभी काला मुहाना की तरफ जो पुरानी माइनिंग साइट है, खदान है, वहां के लिए ये टैंकर लेकर निकल। वहां पानी की सख्त जरूरत है। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। मालिक, रहम कीजिए, सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूं और आप तो जानते ही हैं काला मुहाना का रास्ता रात में कितना बदनाम है। वहां सूरज ढलने के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उसने थरथराते हुए कहा। लाला ने गुस्से से रघु का कॉलर पकड़ा और फुसफुसाया, बहाने मत बना। अगर ये टैंकर आज वहां नहीं पहुंचा तो कल से नौकरी भूल जाना। और हाँ, तेरी इस महीने की पगार भी नहीं मिलेगी। रघु अंदर से टूट गया। पगार कटने का सीधा मतलब था पीहू की बीमारी की दवाइयां और स्कूल की फीस का रुक जाना। एक गरीब बाप अपनी बेबसी के आगे हार गया। ठीक है मालिक, जाता हूं। चल छोटू, गाड़ी निकाल। जैसे ही रघु ने टैंकर का भारी भरकम इंजन स्टार्ट किया, हेडलाइट की पीली रोशनी के सामने एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। कहीं से एक आवारा अधमरा सा कुत्ता गाड़ी के ठीक सामने आकर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और ऐसी डरावनी आवाज में रोने लगा जैसे कोई इंसान दर्द से चीख रहा हो। छोटू का बदन डर से कांप उठा। उस्ताद, ये कुत्ता ऐसे क्यों रो रहा है? सयाने कहते हैं कि जब जानवर इस तरह रोते हैं तो उन्हें आसपास यमराज या कोई बुरी आत्मा दिखाई देती है। मुझे ये सफर ठीक नहीं लग रहा। चुप कर छोटू, ये सब वहम है। हमें बस पानी पहुंचाना है और अपनी पगार बचानी है। रघु ने खुद के डर को छुपाते हुए स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। टैंकर रात के सन्नाटे को चीरता हुआ काला मुहाना के कच्चे और पथरीले रास्ते पर बढ़ गया। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि खुद टैंकर की आवाज भी किसी दानव की दहाड़ जैसी लग रही थी। रास्ते के दोनों ओर सूखे बिना पत्तियों के पेड़ ऐसे खड़े थे मानो कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। तभी रघु का फोन बजा। स्क्रीन पर काजल, उसकी पत्नी का नाम था। हेलो काजल, मैं बस। कहाँ हैं आप? रात के 9:45 हो रहे हैं। पीहू ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। वो केक काटने की जिद पर अड़ी है। कह रही है पापा आएंगे तभी केक कटेगा। फोन की दूसरी तरफ से काजल की रोने की आवाज आई। रघु की छाती में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे काजल, लाला ने ऐन वक्त पर एक जरूरी काम दे दिया। तू पीहू को समझा। मैं बस ये आखिरी चक्कर लगाकर सीधा घर आ रहा हूं। केक मेरे बिना मत काटना। फोन काटते ही रघु को महसूस हुआ कि टैंकर के केबिन की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। इतनी गर्मी के मौसम में भी उनके मुंह से भाप निकल रही थी। उस्ताद, गाड़ी रोको! छोटू अचानक चिल्लाया। रघु ने झटके से ब्रेक मारा। हेडलाइट की रोशनी में सामने का नजारा खौफनाक था। मुख्य रास्ते पर एक बहुत बड़ा सदियों पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा हुआ था। पूरा रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। रघु ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, अब क्या करें? पीछे मुड़ने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। छोटू ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उस्ताद, एक ही रास्ता है। यहां दाईं तरफ से एक पतली पगडंडी निकलती है जो भानगढ़िया नाम के उजड़े हुए गांव के अंदर से गुजरती है। वहां से हम खदान तक पहुंच सकते हैं। भानगढ़िया का नाम सुनते ही रघु के माथे पर पसीना आ गया। भानगढ़िया? छोटू, तू पागल हो गया है?
वो गांव आज से 20 साल पहले एक रहस्यमयी महामारी और सूखे की वजह से रातों रात शमशान बन गया था। लोग कहते हैं कि वहां आज भी वो प्यासी रूहें पानी की तलाश में भटकती हैं। लेकिन उस्ताद, पीहू घर पर इंतजार कर रही है। अगर हम इस रास्ते से नहीं गए तो सुबह हो जाएगी। छोटू ने याद दिलाया। बेटी का नाम सुनते ही रघु ने हिम्मत जुटाई और टैंकर को उस डरावनी पथरीली पगडंडी पर मोड़ दिया। जैसे जैसे टैंकर उस उजड़े हुए गांव के खंडरों के बीच बढ़ रहा था, अजीब चीजें होने लगीं। टैंकर के शीशों पर बाहर से कोहरा जमने लगा। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ फीट आगे ही देख पा रही थी। छोटू ने थरथराते हुए कहा, उस्ताद, गौर किया आपने? जब से हम इस गांव में घुसे हैं, एक भी झिंगुर या रात के कीड़े की आवाज नहीं आई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी जगह पर कोई भी जिंदा चीज मौजूद ही नहीं है। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी धड़कनें भी किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। डैशबोर्ड की घड़ी में रात के 11:15 बज चुके थे। तभी टैंकर के इंजन से खट 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 की एक तेज आवाज आने लगी और गाड़ी हिचकोले खाने लगी। लगभग 20 मिनट की उस जानलेवा सफर के बाद वो खंडहर पीछे छूट गए। सामने रास्ता 3 अलग अलग पगडंडियों में बट गया। वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। वे पूरी तरह भटक चुके थे। रघु ने घबराकर अपना फोन निकाला। नेटवर्क का सिर्फ एक खूंटी आ रहा था। उसने तुरंत खदान के मैनेजर शर्मा जी का नंबर मिलाया। कई घंटी जाने के बाद फोन उठा। हेलो, कौन है इतनी रात को? शर्मा जी प्रणाम। मैं लाला धनीराम के यहाँ से ड्राइवर रघु बोल रहा हूँ। मैं काला मुहाना खदान के लिए पानी का टैंकर लेकर आया था, लेकिन भानगढ़िया गांव के पास रास्ता भटक गया हूँ। जरा बताएंगे कि सही रास्ता कौन सा है? फोन के दूसरी तरफ कुछ पलों के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। फिर शर्मा जी की कांपती हुई आवाज आई। रघु, तू होश में तो है या शराब पी रखी है? नहीं शर्मा जी, मैं ड्यूटी पर हूं। लाला ने खुद मुझे जबरदस्ती भेजा है कि आपको अभी पानी चाहिए। रघु, लाला धनीराम का दिमाग फिर गया है क्या? काला मुहाना वाली खदान तो पिछले हफ्ते ही सरकारी आदेश के बाद पूरी तरह सील हो चुकी है। वहां की बिजली काट दी गई है और सारे मजदूर अपने घर जा चुके हैं। मैं खुद इस वक्त शहर में अपने घर पर सोया हुआ हूं। जब वहां कोई है ही नहीं तो मैं रात के 11 बजे पानी का टैंकर क्यों मंगवाऊंगा? शर्मा जी के ये शब्द सुनते ही रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। केबिन में ऐसी ठंडक छा गई मानो वे किसी बर्फ के ताबूत में बंद हों। शर्मा जी ने फुसफुसाते हुए कहा, और रघु, एक और बात, जिस टैंकर को तू चला रहा है उसका नंबर क्या HR 55-666 है? हाँ शर्मा जी, यही नंबर है। क्यों? रघु की आवाज गले में ही फंस गई। रघु, गाड़ी से तुरंत कूद जाओ। वो टैंकर 3 साल पहले एक हादसे में जलकर राख हो चुका था। लाला ने उसका इंश्योरेंस हड़पने के लिए उसे कबाड़ में। तभी फोन अचानक कट गया। नो नेटवर्क। रघु और छोटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे मौत जैसे सफेद पड़ चुके थे। अगर खदान बंद है तो लाला धनीराम ने उन्हें झूठ बोलकर इस भूतिया रास्ते पर क्यों भेजा? और इस टैंकर के पीछे का असली सच क्या था? तभी टैंकर के पीछे वाले पानी के बड़े से लोहे के ड्रम के अंदर से किसी ने जोर से कुंडा खटखटाया। थाप थाप थाप, जैसे पानी के अंदर कोई बंद हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। टैंकर के विशाल लोहे के ड्रम के अंदर से आ रही वो आवाज रात के सन्नाटे में किसी वज्रपात जैसी लगी। रघु और छोटू दोनों के साए मानो केबिन की छत से जा चिपके। उस्ताद, अंदर कोई है। पानी के अंदर कोई बंद है। छोटू की आवाज थरथरा रही थी और डर के मारे उसके दांत आपस में किटकिटा रहे थे। रघु ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। उसके माथे से टपक रहा पसीना अब ठंडा हो चुका था। चुप कर छोटू, इस बंद टैंकर में जहां हवा जाने की जगह नहीं है, वहां कोई इंसान कैसे हो सकता है? गाड़ी के हिलने से पानी का प्रेशर होगा। नहीं उस्ताद, पानी के हिलने की आवाज ऐसी नहीं होती। कोई अंदर से लोहे को पीट रहा है। छोटू ने रोते हुए कहा। तभी टैंकर के पीछे से एक और आवाज आई। इस बार वो थाप नहीं थी, वो किसी के सिसकने की, रोने की आवाज थी।
एक बेहद पतली तड़पती हुई आवाज, जैसे कोई दम घुटने से मर रहा हो। रघु ने घबराकर रिवर्स गियर डाला। उसने ठान लिया था कि अब चाहे नौकरी जाए या पगार, वो एक पल भी यहां नहीं रुकेगा। जैसे ही उसने गाड़ी को पीछे मोड़ने के लिए साइड मिरर या शीशे में देखा, उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। टैंकर के ठीक पीछे घने कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट्स की बैकलाइट में एक साया खड़ा था। मटमैले रंग का पुराना ओवरकोट पहने, गले में मफलर लपेटे एक लंबा आदमी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें शीशे में चमकती हुई दो लाल चिंगारियों जैसी दिख रही थीं। उसका एक हाथ हवा में था, मानो वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा हो। गाड़ी मत रोकना उस्ताद, गाड़ी मत रोकना। छोटू ने चीखते हुए अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि रघु का पैर अपने आप ब्रेक पैडल पर दब गया। गाड़ी भारी झटके के साथ रुक गई। वो अजनबी साया धीरे धीरे चलकर टैंकर के केबिन के दरवाजे के पास आया। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। खट खट, उसने खिड़की के शीशे पर अपनी सूखी पीली पड़ चुकी उंगलियों से दस्तक दी। रघु का शरीर मानो किसी ने सुन्न कर दिया था। उसका खुद के हाथ पैरों पर काबू नहीं रहा। उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे सरकाया। केबिन के अंदर अचानक सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की भयानक बदबू फैल गई। मेरी गाड़ी पीछे गहरी खाई में गिर गई है ड्राइवर बाबू, मुझे आगे शहर तक जाना है, क्या थोड़ा सहारा मिल जाएगा? उस अजनबी की आवाज इतनी भारी और खोखली थी जैसे वो किसी गहरे कुएं के अंदर से बोल रहा हो। भाई साहब, हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हम खुद रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता तो मैं बताऊंगा। मुझे इस इलाके का एक एक कोना मालूम है, मुझे अंदर आने दो।